मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। अभी तक बच्चों हमने राजनीतिक दल के महत्व, उसकी परिभाषा और राजनीतिक दल किस प्रकार से सत्ता में अपना कार्य करते हैं और किस प्रकार से सरकार का निर्माण करने में सहयोग प्रदान करते हैं। अब हम राजनीतिक दलों की उनकी गुण, दोष और दोषों को दूर कैसे किया जा सकता है, इस बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। राजनीतिक जो दल प्रणाली है उसका अपना गुण है और अपने ही उसके दोष हैं। राजनीतिक दलों के मूल्यांकन के संबंध में विचारकों में पर्याप्त मतभेद है। यदि एक और दलीय व्यवस्था के समर्थकों द्वारा उन्हें मानव व्यवहार स्वभाव पर आधारित नितांत स्वाभाविक वस्तु और लोकतंत्र का मूल आधार कहा जाता है, तो दूसरी ओर अलेक्जेंडर पोप जैसे विद्वान इसे कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन कहते हैं। दलीय प्रणाली के अपने गुण हैं जो इस प्रकार से हैं। मानव स्वभाव के अनुकूल, प्रकृति की तरह ही विभिन्न व्यक्तियों के स्वभाव और विचारों में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। स्वभाव से ही कुछ लोग उदार होते हैं और कुछ लोग अनुदार विचारों के होते हैं। विचारों और स्वभाव की यह भिन्नता विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा ही प्रकट हो सकती है। इसलिए राजनीतिक दलों को मानवीय प्रकृति के नितांत अनुकूल कहा जा सकता है। लोकतंत्र के लिए भी राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था प्रचलित है। इस शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करती है और इन प्रतिनिधियों द्वारा शासन का कार्य किया जाता है। इस प्रकार के सभी कार्य राजनीतिक दल प्रणाली की सहायता से ही संपन्न हो सकते हैं। बिना उसके ये कार्य करना संभव नहीं है। शासन को सुदृढ़ता प्रदान करने का काम भी राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। दलीय प्रणाली इस सत्य को प्रकट करती है कि संगठन में ही शक्ति होती है और यह प्रणाली शासन को शक्ति प्रदान करती है, जिससे शासन व्यवस्था सुगमता और दृढ़ता पूर्वक चल सके। यदि जनता का प्रत्येक प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से कार्य करे तो न सरकार स्थायी हो सकती है और न ही शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सकता है। डॉक्टर फाइनर के शब्दों में, बिना संगठित राजनीतिक दलों के निर्वाचक गण या तो पंगु हो जाएंगे या विनाशकारी और ऐसी नीतियां ग्रहण करेंगे कि सारी शासन व्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो इस प्रकार शासन में सुदृढ़ता लाने का काम भी राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। सार्वजनिक शिक्षा का साधन, राजनीतिक दल जनता को सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने के अत्यंत महत्वपूर्ण साधन हैं। राजनीतिक दलों का उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन शक्ति पर अधिकार करना होता है। इसलिए वे प्रेस और प्लेटफॉर्म और अन्य साधनों के माध्यम से अपनी विचारधारा का अधिकाधिक प्रचार करते हैं। अधिकाधिक जो ये प्रचार और प्रसार इनके द्वारा किया जाता है, उससे लोगों को इनके बारे में जानकारी मिलती है, इनके विचारों से वे अवगत हो पाते हैं और ऐसे में ये एक तरीके से सार्वजनिक शिक्षा का काम करते हैं। लोगों को जागृत करते हैं, उन्हें बताते हैं कि सत्ता और शासन किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण तभी संभव है जबकि कानूनों के गुण और दोषों के प्रति उचित रीति से विचार किया जाए। व्यवस्थापिका में मौजूद विरोधी दल के सदस्य शासक दल द्वारा प्रस्तुत सभी विधेयकों की बाल की खाल उधेड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रकार के वाद विवाद से विधेयकों के सभी दोष सामने आ जाते हैं और श्रेष्ठ कानून का निर्माण संभव हो पाता है। शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय और सामंजस्य का काम भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। संसदात्मक शासन में तो राजनीतिक दलों के आधार पर ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबंधित होती हैं। गीलक्रास्ट ने ठीक ही कहा है कि राजनीतिक दल वास्तव में एक ऐसी पद्धति है जिसने अमेरिकी संविधान की अत्यंत कठोरता के दोष को बहुत अधिक सीमा तक दूर कर दिया है। विभिन्न मतों का संगठन, विवेकशीलता के कारण मनुष्यों में मतभेद होना नितांत स्वाभाविक है और इसके साथ ही आधारभूत समस्याओं के संबंध में अनेक व्यक्तियों के एक ही प्रकार के विचार भी होते हैं, अर्थात उनमें मतभेद भी होते हैं और एक जैसे विचार भी होते हैं। तो राजनीतिक दलों द्वारा इस प्रकार की आधारभूत एकता रखने वाले व्यक्तियों को संगठित करने का उपयोगी कार्य किया जाता है ताकि वे एक ही इकाई के रूप में कार्य कर सकें। राजनीतिक दलों को अनुशासित रखने का कार्य करते हैं और दलों में आंतरिक एवं विभिन्न दलों के बीच जो वाद विवाद होते हैं उससे मनुष्यों में परस्पर विचारों का सहयोग, सहिष्णुता और उदारता बढ़ती है। राष्ट्रीय एकता का साधन भी राजनीतिक दल हैं।
राजनीतिक दल की परिभाषा करते हुए बर्क ने इन्हें राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय कहा है। दल प्रणाली व्यक्तियों के संकुचित क्षेत्र से ऊपर उठाकर देश और राष्ट्र के कल्याण के संबंध में विचार के लिए प्रेरित करती है, एक तरीके से उन्हें जागृत करती हैं। पैटरसन के शब्दों में राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता का विकास करने और उसे बनाए रखने में सहायक होते हैं। राजनीतिक दलों के ये बहुत सारे गुण हैं जो ये बताते हैं कि राजनीतिक दल शासन सत्ता के लिए क्यों आवश्यक है या कार्य संचालन के लिए क्यों जरूरी है। इतना संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधात्मक शासन की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल सबसे अधिक प्रभावपूर्ण तथा सामंजस्यकारी तत्व है। फिर भी राजनीतिक दलों में अनेक पर्याप्त दोष भी पाए जाते हैं। दल पद्धति के कुछ दोष हैं। वर्तमान समय के लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दल जिस प्रकार से कार्य करते हैं उससे सर्वथा दोषहीन नहीं कहा जा सकता है। वाशिंगटन ने अपनी विदाई भाषण में चेतावनी दी थी कि राजनीतिक दल लोकप्रिय शासन के सबसे बड़े शत्रु हैं। हैमिल्टन ने भी राजनीतिक दलों को बुरा कहा था और रूसो ने भी इस संबंध में टिप्पणी की थी कि सामान्य इच्छा या सच्चा लोकमत ऐसे देश में व्यक्त नहीं हो सकता जहां राजनीतिक दल या वर्ग विद्यमान है। संक्षेप में राजनीतिक दलों के अपने कुछ दोष हैं, जैसे लोकतंत्र के विकास में बाधक हैं। राजनीतिक दल इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत कर लोकतंत्र के विकास में बाधक बन जाते हैं। उनके द्वारा सदस्यों को सार्वजनिक क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत विचार को त्याग कर दल की बातों का समर्थन करना पड़ता है। गिलबर्ट ने कहा था कि मैंने हमेशा दल की पुकार पर ही मतदान किया और अपने संबंध में विचार करने के लिए कतई नहीं सोचा। अर्थात व्यक्ति दल की बातों में इतना अधिक आ जाता है कि वह अपने स्वयं के विचारों को त्याग देता है। वह केवल दल के आधार पर ही अपने मतदान का प्रयोग करता है। राष्ट्रीय हितों की हानि। व्यवहार में व्यक्ति अनेक बार अपने राजनीतिक दलों के इतने अधिक भक्त हो जाते हैं कि वे जाने अनजाने में दल के हितों को राज्य के हितों में से प्राथमिकता दे देते हैं, जिससे राष्ट्रीय हितों को अपार हानि पहुंचती है। शासन कार्य में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा की जाती है। दलीय व्यवस्था के कारण देश सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा से वंचित रह जाता है, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो अपनी जी हुजूरी से दूर रहते हैं और नहीं विचार एवं कार्य की स्वतंत्रता को छोड़ सकते हैं, इसलिए वे अपने आप को दूर कर लेते हैं इन सब चीज़ों से। भ्रमात्मक राजनीतिक शिक्षा राजनीतिक दलों के द्वारा प्रदान की जाती है। व्यवहार में राजनीतिक दल जनता को सही राजनीतिक शिक्षा प्रदान न करके झूठे भाषणों और बकवास के द्वारा भली भाली जनता को धोखे में डालने की चेष्टा करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए झूठ को सच और सच को झूठ कहना उनका परम कर्तव्य हो जाता है। सामान्य नैतिक स्तर में भी गिरावट आ जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा। चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध जिस प्रकार का प्रचार किया जाता है, उम्मीदवारों के व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप लगाए जाते हैं, झूठे वायदे किए जाते हैं, इससे सामान्य जनता के नैतिक स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जनता में मतभेदों को प्रोत्साहन भी राजनीतिक दलों के द्वारा दिया जाता है। सार्वजनिक जीवन को इनके द्वारा कटुतापूर्ण बना दिया जाता है। राजनीति में भ्रष्टाचार भी राजनीतिक दलों के द्वारा ही होता है। जब एक राजनीतिक दल का उम्मीदवार विजयी हो जाता है तो उस दल के स्थानीय नेता राजकीय पद, ठेके या इनाम के रूप में अनुचित लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार इन दलों के कारण संपूर्ण राजनीति एक प्रकार का व्यवसाय बन जाती है। समय और धन का अपव्यय भी राजनीतिक दलों के द्वारा होता है। दलीय ढांचे के कारण जितनी बड़ी मात्रा में धनराशि का अपव्यय होता है, उसे यदि राष्ट्रहित के कार्यों में व्यय किया जाए या खर्च किया जाए तो देश बहुत अधिक उन्नति कर सकता है। राजनीतिक दलों में सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। राजनीतिक दलों के संबंध में अनेक प्रभावशाली लेखकों द्वारा एक गंभीर आक्षेप कहा जाता है कि राजनीतिक दलों का वास्तविक संचालन गुट विशेष के थोड़े से नेताओं द्वारा किया जाता है, जो अपने समर्थकों पर कठोर नियंत्रण रखते हैं। राजनीतिक दलों के अनेकानेक दोष गिनाए जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोष मानवीय दुर्बलताओं और परिस्थितियों की अपूर्णताओं के ही प्रतिबिंब हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी दोषों और कमियों के बावजूद राजनीतिक दल प्रजातंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। इनके बिना प्रजातंत्र
में शासन संचालन कर पाना संभव नहीं है। राजनीतिक पद्धति या राजनीतिक जो दलीय पद्धति है उसके दोषों को दूर किया जा सकता है। उसके कुछ उपाय हैं, जैसे दोषों को, दलीय पद्धति को समाप्त करने का विचार नहीं बल्कि दोषों को दूर किया जाना चाहिए। जैसे दलों के निर्माण का आधार वर्ण, वर्ग, धर्म न होकर आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा या कार्यक्रम होना चाहिए। जनता को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षित जनता देख पाने में सक्षम होती है क्या उचित और क्या अनुचित। दलीय नेता और कार्यकर्ताओं को स्वार्थ त्याग कर सच्चाई से देश के हित में कार्य करने चाहिए। इसके अलावा विभिन्न दलों के परस्पर सहिष्णुता और सहनशीलता के आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए तथा सभी राजनीतिक दलों द्वारा नैतिक नियमों और व्यवहारिक राजनीति पर आधारित आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दलों की अनुचित कार्रवाइयों को रोकने के लिए शासन की ओर से नियंत्रक और प्रतिबंधित कानून होने चाहिए। इन सब के अतिरिक्त सामान्य अनुभव ये है कि व्यवहार में द्विदलीय व्यवस्था के आधार पर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन उचित रूप में हो पाता है, क्योंकि 3 प्रकार की दलीय प्रणाली होती है: एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। बहुदलीय व्यवस्था होने पर न तो शासक दल शासन ठीक प्रकार से कर पाता है और न ही विपक्षी दल अपनी भूमिका उचित रूप में निभा पाते हैं। जनतंत्र के लिए दलों का अस्तित्व अनिवार्य है, इसलिए उनका अंत तो नहीं किया जा सकता, केवल उनके दोषों को दूर करने के प्रयत्न किए जा सकते हैं और इन दोषों को दूर करके राजनीतिक दलों को सुदृढ़ता प्रदान की जा सकती है।